नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे। बड़ी चर्चा हो रही है अखिलेश यादव की रैली की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु इसलिए भी है कि भाजपा के पास 8 गुर्जर विधायक और एमएलसी हैं, एक मंत्री है, एक राज्यसभा सांसद भी है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास ले दे के गुर्जर समाज से 1-2 विधायक होंगे, 1-2 विधायक। और उसके बाद जो आज भीड़ उमड़ी, उसने सवाल खड़े कर दिए। कल प्रधानमंत्री की रैली थी जो फीकी पड़ गई, और आज कल भीड़ जो गई थी उस पर बड़े सवाल खड़े हुए कि स्कूलों से ले जाई गई, कॉलेज बसों से ले जाई गई। लेकिन आज की भीड़ स्वतः स्फूर्ति थी और कई तरीके की चीज थी। इसमें बड़ा रोल नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का भी था। संगठन पर उनकी पकड़ रहती है और पिछले 4 दिन से वो बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, कई जिलों का भ्रमण कर रहे थे। संगठन पर आज भी उनकी पकड़ है। परवेज भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? परवेज जी के बारे में सब लोग जानते हैं, प्रदेश के चर्चित पत्रकारों में रहते हैं, हमेशा बेबाक अपनी राय टिप्पणी लिखते रहते हैं। आज भी उन्होंने कुछ लिखा, कैसे देख रहे हैं? शिव कुमार जी, नमस्कार। दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। जो हम लोगों को देख या सुन रहे हैं उन सबका आभार। देखिए शिव कुमार जी, पहली बात तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद, या यूं कह लीजिए कि 70 के दशक के बाद कभी 3 बार किसी की सरकार नहीं बनी है। 2 बार ही बनना मिरेकल था और 3 बार तो अजूबा होना जैसा है। लेकिन ये जो दूसरी बार की सरकार बनी, इसकी 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करते रहे और लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित रूप से काम भी हुआ, और जो 2-3 बड़े माफिया थे उनके इनकाउंटर हो गए। वो सब 22 और 23 के बीच में सारी चीजें हो गई। जब वो, खास करके मैं स्पेसिफिक करके कह रहा हूं कि जो मुस्लिम माफिया थे, जिसको लेकर समाज के एक तबके में हेट्रेड थॉट थे, हेट्रेड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जनरली पत्रकार इन सब चीजों से बचता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि समाज के एक बड़े तबके में हेट्रेड थॉट थे जो इन माफियाओं से, वो जब 23 और 24 के बीच में खत्म हो गए, वो किसी कारण से, चाहे वो हत्या कर दी गई हो, या बीमारी से मर गए हों, या किसी और कारण से मर गए हों, या उनकी कथित रूप से किसी भी तरीके से मर गए हों, और खास करके मुस्लिम अपराधी एक एक करके इनकाउंटर में जो बड़े या एक्टिव मुस्लिम अपराधी थे, वो पुलिस के साथ लड़ते हुए, मुठभेड़ में, जो कानून की भाषा है कि मुठभेड़ करते हुए मारे। 25 और 26 के बीच में इत्तेफाक की बात है कि जो चर्चित मुस्लिम गुंडे और माफिया थे, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह तकरीबन सफाया हो गया। अब उस रास्ते पर चलकर जब आगे भी अपराध का क्रम बना रहा और अपराध पर उस तरह से अंकुश नहीं लगा, लूट की घटनाएं होने लगी, संगठित अपराध पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं हुआ, रेप की घटनाएं होने लगी, कई तमाम तरह की घटनाएं, अपराध होते रहे। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि उन घटनाओं को, हत्या को रोका नहीं जा सकता, वो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, हत्या की वारदातें होती रहेंगी, लेकिन संगठित अपराध, खास करके जो विंडो सिटी है, गाजियाबाद, नोएडा, ये जो दिल्ली से लगे हुए एनसीआर रीजन है, यहां भी इस तरह के अपराध रुके नहीं। और
जो एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई लगातार कि यहाँ के अफसरों के खिलाफ, पहले की थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने दर्शकों को बताएं, तब वो आज की बात समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों में अफसर बहुत ईमानदार होते थे, बहुत अच्छा काम करते थे या बहुत निष्पक्ष होते थे। पहले की सरकारों में भी अफसर ऐसे ही बेअंदाज थे, इसी तरह से बेअंदाजी से काम करते थे, और जो सत्ता के करीब रहते थे वो उस कदर बेअंदाज होते थे जैसे आज के अफसर बेअंदाज हैं। पर उस सरकार और इस सरकार में एक फर्क होता था कि अगर 2-3 कारणों से शिकायत होने लगी, यानी अखबारों में खबरें छपने लगी, यानी समाज के किसी तबके से शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया, या मैं कह रहा हूं विपक्ष ने ही किसी बात को लेकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, तो उन सरकारों में अफसरों के खिलाफ जांच होती थी और कई बार कार्रवाई भी हो जाती थी। तो अफसर पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो पाता था। हालांकि वो भ्रष्टाचार और उसकी शैली किसी भी सरकार में खत्म नहीं होती थी, लेकिन पूरी तरीके से निरंकुश नहीं होता था। 23 और 24 के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़ी बड़ी शिकायतें हुई, बड़े बड़े आंदोलन जैसे खड़े हुए, लोगों में नाराजगी का एंगल पैदा हुआ और लगातार पैदा हो रहा है अफसरों के खिलाफ। मैं बार बार फोकस करके कहता हूं कि अफसरों के खिलाफ, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नाराजगी है कि वो जनता की मदद नहीं कर रहे हैं, जनता की मदद में खड़े नहीं हो रहे हैं, साथ नहीं जा रहे हैं। ये दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है, ये सरकार ना तो जांच का आदेश कर रही है, ना कार्रवाई कर रही है, और अगर जांच के आदेश हो भी जा रहे हैं तो जांच रिपोर्ट भी कंक्लूड नहीं हो रही है। तो अफसरों के अंदर यह भाव पैदा हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे, हम पर कार्रवाई नहीं होगी। एक तो वो ऑलरेडी पहले से ही अफसर अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित मानता है, वो मानता है कि हम बख्तरबंद पहनकर जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और ऊपर से ऐसा होने लगे कि कार्रवाई नहीं हो, तो फिर जनता में नाराजगी होती है। दूसरी एक बड़ी बात हुई है जिसको हम लोग भी कहते हैं और बतौर पत्रकार भी हम कहते हैं कि एक तबका पत्रकारों का या बड़े मीडिया हाउसेस का ऐसा है जो सरकार के खिलाफ कुछ लिखने से बचता है, लिहाज करता है, डरता है, या उसके जो भी रीजन हो, लेकिन वो उस सीधी खबरों को लिखने से बचता है। तो जन भावनाएं रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं शिव कुमार जी। कई बार ऐसा होता है कि आप नाराज रहे, आपको सरकार के पास, अफसर के पास गए, अफसर ने नहीं सुना, नेता के पास गए, नेता ने नहीं सुना, और पत्रकार के पास गए, पत्रकार ने खबर लिख दी, तो आपका आक्रोश काफी हद तक ठंडा हो जाता है। बिल्कुल। अब ये स्थिति हो गई है कि अब तीनों लोग नहीं सुनते हैं, तो वो आक्रोश मन में भरा है, और चूंकि लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र में उस आक्रोश को निकालने का एक ही रास्ता है, वोटिंग पैटर्न, वोट डालना, उसी से आप आक्रोश निकाल सकते हैं। तो ये पिछले 1-1.5 सालों के दौरान जो एक नए तरीके का सिनेरियो बनकर खड़ा हुआ है, वो ये संकेत देने लगा है कि हम अब ना हमारी अखबार वाले सुनेंगे, ना हमारा नेता सुनेगा, ना हमारा अफसर सुनेगा। अब सरकार बदल दो या सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दो, बदले ना बदले लेकिन सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दो। ऐसे लोगों की भावनाएं या ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप खुद भी जानते हैं कि गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ और इसके लगे हुए जो जिले हैं आसपास, गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा सीट तक आ जाइए, तो आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर जीतना तकरीबन नामुमकिन जैसा रहता है, और पार्लियामेंट तो कब से नहीं जीती है। आप खुद भी गवाह हैं कि 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन होने के बाद आज तक गाजियाबाद और नोएडा समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत गढ़ सीट है और लोगों का थाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जब भी आंदोलन करती रही है तो या चुनावी रणनीति शुरू करती रहती है, अभियान शुरू करती है, तो वो या तो फिरोजाबाद से करती है, या इटावा से करती है, या आजमगढ़ से करती है,
और एक बार उसने आगरा से किया था। लेकिन इस हिस्से में वो घुसने का साहस भी नहीं करते। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जो अपनी वो गणित लगाते हैं, वो ये जानते हैं कि गुर्जर मतदाताओं के हमारे साथ आने से राजनीति पर या उनकी सीटों के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक है, या उसे परिस्थिति जन्य कहिए, कि इस बार मुसलमान जो भी है, जितना भी जिस जिस पॉकेट में है, वो किसी भी स्थिति में दूसरे राजनीतिक दल को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, वो समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा। और गुर्जर भी साथ खड़ा होगा, क्योंकि गुर्जर वर्सेस ठाकुर की लड़ाई अब आप जान ही रहे हैं, आप रहते हैं, आपको पता है कि बहुत गहरी हो गई है। और गुर्जर के स्वाभिमान की जो लड़ाई है, उनकी मूर्ति का लेकर विषय है, वो एक उनके साथ खड़ा है। तीसरी बात, आप ये जो यूजीसी का नियम था, ये, और अब तक इस पर सरकार का कोई फैसला नहीं आया है। बैकवर्ड के लोगों को, जो माइनस यादव और कुर्मी बैकवर्ड है, उनको नोएडा और गाजियाबाद में हिस्सेदारी नहीं है। उनकी कम्युनिटी के अफसर वहां पोस्ट नहीं है। और अफसरों का अंदाज बैठा, तो कई चीजें, कई कार्नर से कई चीजें, वोटिंग पैटर्न क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल बात है। 1 साल का समय है। लेकिन आक्रोश, आज जो भीड़ अखिलेश यादव की रैली में आई, आज जो हम लोगों को बताया गया या जो हम लोगों तक जानकारी पहुंची, उसमें प्रशासन ने कई जगह सफाइयों को रोकने की भी कोशिश की। बावजूद उसके, हाँ, बावजूद उसके इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाना, इस बात का संकेत तो है ही कि जनता के अंदर भीषण खदबदाहट है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को लेकर बहुत खुश नहीं है। अच्छा, एक इत्तेफाक और भी बात होने लगी। अगर ये ईरान और क्या कहते हैं, इजराइल और अमेरिका का युद्ध नहीं हुआ होता, तो शायद कुछ फर्क होता। लेकिन एक नए तरह की पॉलिटिक्स शुरू हुई। ईरान जो है, जो जल डबरू मध्य से जो जहाज निकाल रहा है, उसके बाद उनके लोग, उनकी सरकार ये ट्वीट कर रही है कि हम भारत की सरकार नहीं, भारत की जनता हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे मदद में खड़े हैं, इसलिए हम जहाज पास कर रहे हैं। तो एक नए तरह का नरेटिव भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में बनना शुरू हुआ है। शिव कुमार जी, तो ये जो मैं कह रहा हूं कि कई स्टेप कई चीजें होती चली आ रही हैं, और ये इसने लोगों की भीड़ जुटा दी है। वोट कन्वर्ट होगा नहीं होगा, आप अभी आगे चल के चुनावी परिस्थितियां कैसी बनेंगी नहीं बनेंगी, ये सारी चीजें अलग विषय हैं। लेकिन जिस तरह से गोलबंदी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से अलार्म है कि जनता इस कदर नाराज है कि वो स्वतः नोएडा में, दादरी इलाके में अगर इस तरह से इकट्ठा हो सकती है, तो जैसे जैसे आप मध्य में और क्या कहते हैं, रुहेलखंड में और बुंदेलखंड में और पूर्वांचल में घुटेंगे, तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी का जनाधार भी है, लोगों के वोट भी हैं, यादव वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, और दूसरी जातियों का भी वोट है, कैंडिडेट का भी वोट है। तो वहां लड़ाई और गहरी होती चली जाएगी। तो ये संकेत तो है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कठिन दौर में है, जिसे एक पुरानी कहावत है कि पनघट की डगर बहुत कठिन हो गई है। तो ये कठिन होने का पहला संकेत तो आज शिव कुमार जी दिखाई दिया। लेकिन परवेज भाई, एक बड़ी बात यह है कि कल ही एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी की रैली होती है और आज की भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। शिव कुमार भाई, देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो भी है, वो सवर्ण मतदाता है, खास करके ब्राह्मण। आपने कल ये नहीं सुना, आपने ये नहीं सुना कि भाजपा के एक सांसद के पिताजी, एक विधायक के पिताजी क्या कह रहे हैं कि मुसलमान और सवर्ण दो ही तो खलनायक है। मैं आपको वही ले जा रहा हूं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की थाती थी, ताकत थी, उत्तर प्रदेश में खास करके जो हिंदी बेल्ट है, उस बेल्ट में
वो सवर्ण मतदाता है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और इससे जुड़ा हुआ मतदाता ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत था। यही वो मतदाता था जो मतदाता या नेता या रेगुलेटरी कौमें जो अपने साथ पीछे से भीड़ लाती थी। एक गाड़ी में वो बैठे अपना स्कॉर्पियो में और उन्होंने 6 लोग और भर लिए। ये रैलियों में लाते थे, लेकिन यूजीसी को लेकर, सरकार की कतिपय नीतियों को लेकर और ये मानकर कि अब सिस्टम इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि संभव है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट ना दे, लेकिन ये ज्यादा खतरा है कि अगर ब्राह्मण घर बैठ गया तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी डगर जो है वो कटरीला पथरीला नहीं होगा, बड़े बड़े पहाड़ बोल्डर फिर सामने दिखाई देंगे, क्योंकि यादव मुसलमान तो एकजुट है इस बार। और अगर किसी को कोई भ्रम है, जो राजनीति को उत्तर प्रदेश की समझते, जानते या सोचते हैं कि यादव मुसलमान कहीं इधर उधर चला जाएगा, तो वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझते। दूसरा, दलित मतदाताओं में जाटव मतदाता मायावती जी के साथ रहेगा, वो चाहे घट के 7% आ जाए और चाहे 6% हो जाए, लेकिन मायावती जी के साथ ही रहेगा। अब जो तीसरी बात बचती है, अब शिव कुमार जी, अगर ऐसी परिस्थितियों में, जो मोटा मोटा परिस्थिति दिख रही है, इस परिस्थिति में सवर्ण मतदाता अगर घर बैठ गया तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में पहाड़ों से टकरा टकरा के उसे कोई माझी बनना पड़ेगा, जैसे माझी ने पहाड़ काटे थे चुनावी जीत और सफर के लिए, रास्ता बनाने के लिए, माझी जैसी स्थितियों से निपटना पड़ेगा। शिव कुमार जी, फिर परवेज जी, बसपा, सपा और भाजपा, इन तीनों को कैसे आकलन कर रहे हैं? मायावती जी अभी भी ट्विटर से ही चुनाव लड़ना चाह रही हैं, अभी भी जमीन पर नहीं। शिव कुमार जी, हम और आप इस बात की पहले भी कर चुके हैं, अभी भी हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, ये चुनाव बाइपोलर है। आज की तारीख में, अभी की तारीख में ये चुनाव पूरी तरीके से बाइपोलर है और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अभी तक किसी तरह से चुनाव की जीतने वाली लड़ाई में नहीं है। आगे क्या हो जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें कहीं जीत की लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी। तो अगर ऐसी परिस्थितियां रहेंगी शिव कुमार जी, तो आप समझते ही हैं कि चुनाव जीतना तो बहुत, फिर जब अगर ये सीधा समझ में आ जाएगा, खासकर माइनॉरिटी के वोटरों को ये समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई जो है नहीं जीत पाएगी बहुजन समाज पार्टी, तो माइनॉरिटी के लोग वोट बसपा को शायद नहीं करेंगे। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं। और अगर माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी बहुजन समाज पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी के पास जाटों के अलावा कोई वोट नहीं है। बहुजन समाज, दलितों में एक और दूसरी कौम है जिसका बहुत बड़ा वोट है, वो है पासी जाति। लेकिन पासी जाति के सारे नेता इस समय समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी हैं। चाहे वो आर.के. चौधरी मान लीजिए, चाहे इंद्रजीत सरोज मान लीजिए, चाहे रामब्रज मान, ऐसे जितने भी नेता है, मैंने एक दो नाम ऐसे ले लिया, ये सारे के सारे नेता, चाहे अवधेश प्रसाद है, अवधेश प्रसाद है, सब के सब समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो उस जाति का वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलना ही मिलना है। तो ये जो लड़ाई है इस बार की, ये पार्टी की लड़ाई की जगह क्षेत्रीय नेताओं के समीकरण और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की नौकरशाही से त्रस्त लोगों का चुनाव है। और जैसे कॉमन भाषा में लोग कहते हैं कि शायद ये चुनाव जनता लड़े, तो अगर जनता लड़ेगी तो फिर आप बाकी चीजें खुद भी समझ सकते हैं कि क्या होता है। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, 1 साल बाकी है, एसआईआर का खेल देखा जाना बाकी है कि एसआईआर में क्या खेल हुआ है। आगे अभी ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लागू कर दे,
जिसकी लागू होने की पूरी संभावना है। अगर क्या कहते हैं कॉमन सिविल कोड लागू हो गया तो फिर उसके बहुत परिणाम अचानक बदल जाएंगे। हो सकता है कि डिलिमिटेशन हो जाए सीटों का, क्योंकि 2000 में होना ही होना था, 2025 में ये डिलिमिटेशन होना ही होना था, वो हुआ नहीं। अभी अगर डिलिमिटेशन हो जाए तो कई इफ बट हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को समझना चाहती होगी तो वो ये इस बात को समझ सकती है कि उनके लिए कठिन चुनौती है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सत्ता की चाहत में जो लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी, उसके लिए भी आज की रैली बहुत बड़ा संदेश है कि आज की रैली में अगर अगर जरा सा भी टर्न डाउन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, अगर उसके टिकट बंटवारे में गुंडे माफिया और दबंग और प्रभावशाली लोगों को टिकट मिला, तो पिछले 3 दिनों प्रधानमंत्री के भाषण को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के भाषण को देख लीजिए, और भाजपा के नेताओं के भाषण को देख लीजिए, इवन अब तो संघ के नेताओं को भाषण में देख लीजिए कि वो सारी गोलबंदी उन्हीं दबंग गुंडे, कथित गुंडे या बाहुबलियों के इर्द गिर्द है। अगर ये आज की रैली समाजवादी पार्टी के लिए भी संकेत है कि अगर आपने इससे दूरी नहीं बनाई तो वो आपको वोट देने की जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। तो संदेश दोनों के लिए है आज की रैली, शिव कुमार जी। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी बेबाकी से बात बताई है और यही मैं समझना चाह रहा था। लेकिन एक छोटा सा बस कमेंट आप हमें बता दीजिए कि इस रैली के बाद योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव, इन तीनों को आप कैसे आकलन कर रहे हैं? देखिए, इस रैली के बाद अखिलेश जी का निश्चित रूप से उत्साह बढ़ा हुआ होगा। हालांकि हाल के दिनों में वो बहुत अग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज हुई है और राजनीति में बहुत अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज जनता बहुत अच्छा नहीं महसूस करती है। तो अगर अखिलेश यादव जी ने इस भीड़ को, इस चीजों को सहजता से लिया, और मैंने आपको जो बात कही है कि बाहुबलियों से और माफियाओं से उन्होंने टिकट बंटवारे में दूरी बनाए रखी, तो भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन से चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता लड़ेगी। क्योंकि 30% वोट तो बिल्कुल साफ साफ है, उस पर किसी का कोई इफ बट नहीं है। 20% मुसलमान और 10% यादव, और बाबू सिंह कुशवाहा का बड़ा फैक्टर काम करेगा और पासी नेताओं का फैक्टर बड़ा काम करेगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऑटोमेटिक जनता का चुनाव हो गया ना। और इधर हाल के दिनों में आपने देखा ही है कि कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने पब्लिक मीटिंग में ही कहा है कि जो है दो ही लोग, दो ही समाज इस समय खलनायकों की स्थिति में है। तो ये जो नया तरीके का उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है शिव कुमार जी, ये चुनावी समर में बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बहुत मजेदार भी होने वाला है, और जनता के लिए बहुत उम्मीदों का चुनाव भी है। दोनों तरफ की जनता की उम्मीदों का चुनाव है। मैं एक की नहीं कह रहा हूं, जो राइट विंगर्स हैं उनके लिए भी उम्मीदों का चुनाव है कि तीसरी बार सरकार आ सकती है, आ जाएगी। और जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो ना दक्षिणपंथी हैं और ना मध्यमार्गी हैं और बीच से चलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये चुनाव बड़ा उम्मीदों वाला है। तो इस बार उम्मीदों की जो रोशनी है वो दोनों के लिए बराबर की खुली हुई है शिव कुमार जी। और ये रैली ने, प्रधानमंत्री की रैली के ठीक एक दिन बाद की रैली ने ये संदेश दिया है कि जादू जो तिलिस्म था वो टूट रहा है, या उसको भेदने की शक्ति जनता में पैदा हो गई है। शिव कुमार, बड़ी बड़ी अंतिम बात आपने कही कि मोदी के जादू का तिलिस्म या तो टूट रहा है या जनता भेद रही है। इसी के साथ दर्शकों से कहेंगे, हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आप परवेज जी का ये सवाल वाजिब है या आप इससे असहमत हैं। हमें जरूर लिख भेजिए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। परवेज जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार।